Hello friends, welcome back to my YouTube channel Happy and Healthy Retirement Life. फ्रेंड्स, आजकल सीनियर सिटीजन्स को सिल्वर सिटीजन्स कहने का प्रचलन है, और हो भी क्यों ना। जैसे चांदी की चमक समय के साथ थोड़ी पुरानी पड़ जाती है, इवन काली भी हो जाती है, लेकिन उससे चांदी की कीमत कम नहीं होती। मज़ेदार बात यह है कि वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। आज मैं आपसे जिनके बारे में बात करूंगी, आप मुझे ये बताएं कि आप उनको सिल्वर सिटीजन कहेंगे, गोल्डन सिटीजन कहेंगे या डायमंड सिटीजन कहेंगे। मैं बात कर रही हूँ देश के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा के बारे में, जिन्होंने अभी पिछले दिनों इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा देश के एक ऐसे अनमोल रत्न थे, बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप, और उन्होंने जो देश के लिए किया है, टाटा समूह ने जो किया है, कहा जाता है कि वो भारत के निर्माताओं में उनकी गिनती होती है। और रतन टाटा में इतनी क्वालिटीज़ थी कि वो असाधारण रूप से साधारण मनुष्य थे। किसी व्यक्ति में इतने गुण होने के बाद भी उनके पांव जमीन पर हों, ये उनको देखकर पता चलता है। उन्होंने जिस वक्त टाटा समूह की चेयरमैनशिप संभाली थी, उसके बाद से 21 वर्षों के काल में उन्होंने अपने कंपनी के प्रॉफिट को 50 गुना बढ़ा दिया था। उस सबसे ऊपर उनके जो मानवीय गुण थे, जो उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, और जो वो देश के लोगों की भलाई के लिए जो काम करना चाहते थे, वो सोने पे सुहागे की तरह उसने काम किया। और जेट फाइटर से लेकर एक नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर तक उन्होंने बनाया। और टाटा, आप सब जानते हैं कि एक भरोसे का नाम है, कि टाटा की कोई भी चीज़ है तो वो भरोसे की ही होगी। और वो इतने भारत में रच बस गए थे कि उनका अंतिम संस्कार आपने देखा होगा कि भारतीय रीति रिवाज के अनुसार हुआ। हालांकि वो पारसी थे, उनके पूर्वज ईरान से आए थे उजड़कर, और जब वो गुजरात में आए थे तो गुजरात के जो गणमान्य लोग थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये हमारे समाज में आ गए हैं तो, और बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है इनका, तो ये समाज को प्रभावित करेंगे पता नहीं किस तरीके से। तो उनके पूर्वजों ने कहा था कि नहीं, हम आपके समाज में वैसे ही ऐसे घुल मिल जाएंगे, दूध में पानी की तरह नहीं, बल्कि दूध में शक्कर की तरह। और ये बिल्कुल सिद्ध हुआ कि पारसी समाज मुंबई का कितना अभिन्न अंग है। और रतन टाटा का जो अंतिम संस्कार हुआ वो हिंदू रीति नीति से हुआ। हालांकि उनकी सिमेट्री, फैमिली सिमेट्री जो है वो फ्रांस में है, और JRD टाटा का अंतिम संस्कार फ्रांस में ही हुआ था। तो ये बात बाहर तो नहीं आई, लेकिन अगर वो विल ना करके गए होते तो ये पॉसिबल नहीं था कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ। और वो कितने ज़्यादा उनका इंडिया से, कितने पैशनेट इंडियन वो थे, कितने दिल से, कितने अपने समाज के लिए, सबके लिए काम करने वाले थे। ये 26/11 के अटैक के समय उनका पता चलता है कि कैसे वो घंटों खड़े रहे, और उनके जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ थी वैसे ही उनके स्टाफ में भी देखने को मिली थी, कि उन्होंने अपनी गेस्ट की जान बचाने के लिए कि अपनी जान की परवाह नहीं की थी। और रतन टाटा ने भी उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए पूरा सब प्रबंध जो है वो उन्होंने किया था। और तुलसीदास जी की एक बहुत फेमस चौपाई है कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। कि प्रभुता पाने के बाद अहंकार हो जाता है, लेकिन रतन टाटा ऐसे नहीं थे। और ऐसा नहीं था कि उनको ज़िंदगी में कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। 1999 में उन्होंने जो इंडिका कार बनाई थी, और कोर कार बनाई थी, वो घाटे में चल रही थी। उन्होंने सोचा कि इस कार को हम बेच देते हैं। वो लंदन गए और फोर्ड कंपनी के साथ उनकी बातचीत हुई कि हम इस कंपनी को बेचना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ, उनका बहुत मजाक उड़ाया गया मीटिंग में कि ट्रक बनाने वाले कार बनाने में आ गए, आपको तो इसकी बारीकियाँ क्या पता है, पर चलो हम, ये हमारा आपके ऊपर एक एहसान हुआ, हम आपकी कंपनी गाड़ी, कार जो है वो खरीद लेते हैं। रतन टाटा को बहुत बुरा लगा। उस वक्त उन्होंने उस सबको सहन किया और इंडिया आकर उस डील को कैंसिल कर दिया। लेकिन 8-9 साल बाद ही 2008 में रतन टाटा ने
फोर्ड कंपनी जब घाटे में चल रही थी, आपको पता है लेमन ब्रदर्स और इन सब का जो जैसे एकदम से डाउनफॉल हुआ था और बहुत क्राइसिस में था फोर्ड कंपनी, तो रतन टाटा ने जगवार और लैंड रोवर को दोनों को टेक ओवर कर लिया था। और उस वक्त बिल फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के सामने कहा था कि रतन टाटा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो ये थी उनकी गरिमा कि किस तरीके से उन्होंने अपने अपमान का बदला उस वक्त नहीं लिया, लेकिन बाद में इसको ऐसे प्रूव किया। फ्रेंड्स, हम होटल ताज जाकर आए थे और 26/11 की यादें फिर से ताज़ा हो गई। इसी साल की बात है, दिसंबर जनवरी में, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बड़ी देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही थी। और हमने वहाँ पर खूब अच्छे से उस सारे माहौल का, बहुत अच्छे से उस पूरे एम्बियंस का हमने बहुत अच्छे से आनंद उठाया। और इसके साथ ही होटल ताज के साथ ही इनका NCPA एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ। और जो प्ले और ये सब इनके नाटक, नृत्य नाटिका, म्यूज़िक, इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं वो भी मैं देखने जाती हूँ। अब ये स्नैकिंग का टाइम है, मैं मखाने बना रही हूँ, जो मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को भी देती हूँ और खुद भी खाती हूँ, क्योंकि इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। जैसे एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी एजिंग है, हार्ट के लिए अच्छे हैं, डाइजेशन के लिए अच्छे हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, हड्डियों को मजबूती देता है, प्रोटीन रिच है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, रतन टाटा के जीवन के बारे में मैंने डिस्कस इसलिए किया कि सेवा से निवृत्त हो जाने के बाद भी हमें अपडेट रहना चाहिए। हर इम्पोर्टेंट घटना जो हमारे आसपास देश विदेश में घटित हो रही है हमें पता हो, जानकारी हो, और ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ की कसरत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेन एक्टिव रहता है तो एज के बढ़ने के साथ साथ जो भूलने की बीमारी या कुछ लोगों को अल्जाइमर्स हो जाता है, तो वो सब परेशानियां नहीं होती, वो उन्हें ही होती है जो दिमाग को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं और उससे काम लेना बंद कर देते हैं। दूसरे, यदि हम अपडेट रहते हैं तो किसी भी एज ग्रुप के साथ हम बैठे हों, हमारे पास उनसे संबंधित बात करने का कोई ना कोई टॉपिक जरूर होता है, और उस वक्त उन लोगों के चेहरे के यदि आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। इसलिए अपडेट रहें और अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी रखें। देखिए, आज हम आए हैं गुड़गांव में, यहाँ सरस मेला जो हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन, गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कराता है दिवाली के आसपास, और जिसमें अलग अलग स्टॉल्स अलग अलग प्रदेशों की, जैसे दिल्ली हाट में होती है या सूरज कुंड जैसे मेलों में होती हैं, जहां अलग अलग स्टेट्स की स्टॉल्स लगती हैं और जिसमें कारीगर अपना माल डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचते हैं। और आजकल एक फॉरेन कंट्री की को भी फोकस करते हैं, जिसमें जिनकी स्टॉल होती है। और इसमें इस सरस मेले में सिंगापुर था, और दिल्ली हाट में सार्क देशों के भी स्टॉल्स लगती हैं। आपने सूरज कुंड में भी देखा होगा, इसी तरह ही अपने पड़ोस नेबरिंग कंट्रीज़ के स्टॉल्स लगती हैं। लेकिन गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी वजह से हम जल्दी ही फिर निकल आए, और ज़्यादा घूमने का प्रोग्राम फिर हमें अपना सीमित करना पड़ा। अब घर आकर ये सोचा कि कुछ मीठा हो जाए, तो मैं ये इसके आपको दिखाती हूँ कि कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं शाही टोस्ट बनाती हूँ, और उसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता। 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी, इसको डाल के चाशनी बनाई थोड़ी सी एक तार की, और ये मैंने 3 ब्रेड ली हैं, जिसको आप ट्रायंगल में भी काट सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह से चौकोर भी काट सकते हैं। तो इससे 6 पीस रेडी होंगे। तो ये हमने चाशनी चढ़ा दी है, और अब हम कढ़ाई में देसी घी डालेंगे, और देसी घी घर का ही बना हुआ है। और देसी घी, क्योंकि ब्रेड ज़्यादा सोखती है तो देसी घी ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम इसमें डीप फ्राई कर लेंगे ब्रेड्स को। ये थोड़ा सा हम गोला कद्दूकस करके रखेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये हमने कर लिया है, और इसको हम रखते हैं एक तरफ। अब हम ब्रेड डाल रहे हैं, और इसको भूरा होने तक हमने इसको तल लिया, और ऐसे एक एक करके हम 6 पीस हमने तैयार कर लिया। 2 लोगों के लिए सफिशिएंट रहता है। एकदम अचानक मेहमान आ जाएं और घर में कोई और चीज़ भी नहीं हो तो ये सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाता है।
अब इन्हें मैंने डीप फ्राई कर लिया है और उधर हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है, तो इसमें डिप करके हम इसको निकालते जाएंगे इस तरीके से। और ऊपर से फिर गार्निश करके जो हमने गोला कद्दूकस करके रखा था वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ऐसे, और ये रेडी है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ कैसे व्यतीत कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।